विलंब के लिए यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन के लिए क्षमा चाहता हूँ, उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। और आजकल फेस्टिव सीजन के पश्चात एक बहुत बड़े शहरों में जाम का संकट है। यानी वो पहुँच गए आप लोगों के बीच में। मैं इग्नू को एवं लखनऊ जो सेंटर है, इन लोगों ने मौका देते हैं, अवसर देते हैं कुछ संवाद करने का, विषय पे अपनी बात रखने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। फंक्शनलिज्म क्या है, प्रकारवाद, नव प्रकारवाद, उसके गुण दोष भी आते हैं और प्रकारवाद के जो उपागम हैं उसमें किनका योगदान है उस पर भी हम लोग आएंगे। और इसका जो बेसिस है, कहाँ से लिया गया है, इसकी समीक्षा भी हम करेंगे। और किस लिए न्यू फंक्शनलिज्म कैसे ही डेवलप हुआ, उस विषय पे भी हम आएंगे। इसके पहले हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट पे पिछले मंगल को हमने चर्चा किया था। बताया था कि ये 1930 के दशक में हुआ था और समन्वयवादी दृष्टिकोण था। उसके बाद 1960 के दशक में इसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल अविभाजित थी और धीमे धीमे उस पर लोगों ने काम किया। और जानते हैं, भौतिक विकास के क्रम में नए नए कंसेप्ट आते हैं और नए नए अध्ययन के पश्चात नई नई दिशा आती है। तो रॉबर्ट कमेटन ने फिर उसी के आगे बढ़ाया। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की पुस्तक है। तो मैं मानता हूँ कि टालकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मैटन दो ऐसे विद्वान थे सोशियोलॉजी के, जिन्होंने एक बहुत डीप में जाके स्टडी किया फंक्शनलिज्म का और उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए। सोशल सिस्टम पे किया उन्होंने, और पूरा उन्होंने फैमिली सिस्टम पे किया। साथ में हमको लगता है कि रॉबर्ट के मैटन ने एनॉमी पे किया, विचलन पे किया और नौकरशाही पे कुछ हद तक उन्होंने किया। तो इन लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे जानते हैं कि इवांस पिचार्ड ने विज्ञान के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान के विचार को अस्वीकार किया था उन्होंने, और आगे उसको भी तुलनात्मक इतिहास के रूप में उन्होंने देखा था। हालांकि इवांस पिचार्ड ने एक प्रकारवादी के रूप में चिंतन शुरू किया, लेकिन बाद में मानवतावादी बन गए थे। एडमंड लीच ने सामाजिक मनोविज्ञान में प्रकारवादी के रूप में अपना अध्ययन व्यवसाय प्रारंभ किया। बाद में वो फंक्शनलिस्ट बन गए और समाज को समाज प्रक्रिया के रूप में देखना उचित समझा उन्होंने। और राजनीतिक प्रणाली पर 1954 में एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। बाद में क्लाउड लेव स्ट्रास ने भी आके प्रभाव में कहा कि स्ट्रक्चरिस्ट हो गए थे वो, और नियो स्ट्रक्चरिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए, जैसे कूपर एवलिंग पर बताते हैं। 1961 प्रकाशन की पुस्तक थिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल के समक्ष नोटिस प्रस्तुत किया उन्होंने। इन समीक्षाओं के बावजूद भी फंक्शनलिज्म का उपयोगिता अभी भी है और व्यवस्था में अनुकूलन में सामंजस्य में अगर देखा जाए तो फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। 1970 के दशक में अगर देखा जाए तो प्रकारवादी सिद्धांत की समालोचना में बहुत लोग आ गए और कहते हैं कि समालोचना ये था कि सब लोग अपनी यूनिट है अपना ठीक से फंक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से समन्वय बना रहेगा। तो विभिन्न प्रकार की जो डेविएशन है वो कहाँ आएगा, विभिन्न प्रकार के जो पुलिस मैकेनिज्म और जुडिशियल मैकेनिज्म इतनी बड़े पैमाने पर आवश्यकता वहाँ धीमे धीमे महसूस हुई, कैसे आएगा। इसलिए मैंने फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण को भी उन्होंने एक क्वेश्चन किया लोगों ने। और धीरे धीरे कुछ अगर देखा जाए तो 1900 दशक के दौरान में पार्सन्स के काम में अगर देखा जाए तो उनको रिवाइवल थ्योरी में उनका एक इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने कहा कि पार्सन्स के रूप में एक बहुत बड़ा नाम आया है। इमाल दुखी, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पेड्रो कार्यों को विश्लेषण करने के पार्सन्स की योग्यता और अपनी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो 1937 में किताब छापी थी उन्होंने, तो सोशल एक्शन के सिद्धांत को उन्होंने प्रयोग किया और सफलतापूर्वक उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज, परिवार, औद्योगिकरण जैसे अग्रणी क्षेत्रों में काम किया उन्होंने। 1985 में एलेक्जेंडर ने जेसी एलेक्जेंडर कहते हैं नाम पूरा उनका, तो न्यू फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य पार्सन्स के सिद्धांत पर विचार करना और उसे संशोधित करना था। न्यू फंक्शनलिज्म ने अगर देखा जाए तो इसका जो मूल सिद्धांत था उसको समीक्षा किया उन्होंने
और अनेक सिद्धांतिक पहलुओं की जांच किया। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, उन्हें 9 प्रकारवाद से एकीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप न्यू फंक्शनलिज्म ने स्वयं को एक एकल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि समान मत के अंतर्गत अनेक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध अलेक्जेंडर ने बल दिया कि नौ प्रकारवाद पर सिद्धांत के रूप में कम विचार किया जाना चाहिए। एक व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ति आंदोलन के रूप में उन्होंने कहा कि इसको विचार करना चाहिए। हम प्रकारवाद की समीक्षा से संबंधित कुछ विषयों पे हम आते हैं। तो प्रकारवाद की समालोचनाओं में सर्वाधिक प्रमुख यह है कि इसमें पर्याप्त रूप से इतिहास को सम्मिलित नहीं किया गया है, प्रेजेंट को ही ध्यान दिया गया है, या दूसरे शब्दों में यह स्वभाव से ऐतिहासिक है लेकिन इतिहास विरोधी नहीं है, या विगत एवं इतिहास का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता। यद्यपि प्रकारवाद के समर्थकों ने उद्भव विघटन की परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं माना है। 1930 के दशक में सामाजिक मनोविज्ञान में प्रकारवाद अगर देखा जाए तो वहीं से एपिस्टेमोलॉजी, इवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म एक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ। प्रसारणवाद, उद्विकासवाद और एपिस्टेमोलॉजी मानी तत्वमीमांसावाद, ये सब वहाँ पे विकसित हुआ। और आदिम समाजों के रूप में अगर देखा जाए तो आदिम समाज का अध्ययन था। एंथ्रोपोलॉजी जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट आता है तो आदिम समाजों में आदिम समाज का अध्ययन करने के पश्चात इन लोगों ने डेवलप किया था। पुनः मैं कहता हूँ कि आदिम जो जंगली समाज, जनजातीय समाज और वनवासी समाज विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट देते हैं, अगर उनकी स्टडी करते हैं तो उनको स्टडी क्यों हम भौतिकवादी समाज, पूंजीवादी समाज, आधुनिक समाज की क्या हम अगर देखा जाए तो हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जनजातीय समाज है बहुत ही सहज, बहुत ही सामान्य और बहुत ही सिंपल होते हैं, उनका व्यवहार बहुत सिंपल होता है, तो वहाँ तो फंक्शनलिज्म लागू हो जाता है। वहाँ तो फंक्शनलिज्म लागू करने में, उनका दृष्टिकोण आने में, तो क्योंकि वहाँ के सभी लोग अपने जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उसके अनुकूल काम करते हैं। अभी सनातन धर्म के एग्जाम्पल दें आपको, देखा जाए सनातन धर्म तो भारतीय जो वनवासी हैं उनके दृष्टि में हम लेते हैं फंक्शनलिज्म के रूप में देखते हैं। सनातन धर्म एक फंक्शनलिज्म के रूप में है, और फंक्शनलिज्म क्योंकि समाज को समन्वय बनाने में, अनुकूलन करने में, सहयोग करने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के संबंधों में समन्वय में और प्रगति में भी वही उपयोगी होता है। तो उस दृष्टिकोण से जो वनवासी समाज या जनजाति समाज है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। छत्तीसगढ़ में वहाँ नक्सलवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो कई गांवों में नक्सलवादी वहाँ पे हत्याएं किए थे और बहुत से बच्चे बच गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो बच गए थे। काफ़ी बड़ा नरसंहार हुआ, तो वहाँ के प्रशासन ने टीम बनाई, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लोग भी थे और समाज विज्ञान के लोग थे। प्रशासन के लोग गए वहाँ पे गाँव में, कई गाँव में देखा उन्होंने, तो देखा कि छत्तीसगढ़ में कोई वहाँ अनाथ ही नहीं है, वहाँ अनाथ का कंसेप्ट ही नहीं है, कोई अनाथ नहीं मिला जिसका रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। तो उन लोगों ने जाके लोगों से बातचीत किया और क्वासी पार्टिसिपेंट के रूप में उन्होंने अध्ययन किया, तो देखा उन्होंने कि वहाँ पे कोई अनाथ जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। उन्होंने जो भी बच्चे बचे हुए थे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका सोशलाइजेशन करते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी कुछ करते हैं वो। तो ये जनजाति की विशेषता, वहाँ तो फंक्शनलिज्म देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त दृष्टिकोण वहाँ पे प्रभावशाली होता है। और वही से अगर देखा जाए तो मुख्य यही है कि सेवा भाव ये बहुत बड़ा गुण था। एक सनातन धर्म जो अन्य देशों की तुलना में अलग करता है, वो सेवा भाव है, अध्यात्म है। उन दृष्टिकोण से फंक्शनलिज्म अत्यंत उपयोगी है भारतीय दृष्टि से। और लेकिन आधुनिक क्योंकि बनावटी समाज है, आर्टिफिशियल समाज है, कंटेक्चुअल समाज है, व्यक्तिवादी है, उपभोक्तावादी है, लीजर क्लास है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ फिर फंक्शनलिज्म की क्वेश्चन उठता है, फंक्शनलिज्म के ऊपर निश्चित क्वेश्चन उठता है। और लेकिन तब भी अगर पार्सन्स ने अगर देखा जाए तो सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में बहुत बढ़िया से इसको लिखा है और बताने का प्रयास किया है कि प्रकारवाद की जो आलोचना लोग करते हैं कि समस्या प्रकारवाद के सिद्धांत से जुड़ी है कि क्योंकि जब समाज के विभिन्न अंग समस्या के साथ एक दूसरे को
पुनर्वलित करते हैं, तब प्रत्येक अंग दूसरे अंग के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तब यह व्याख्या करना कठिन होता है कि ये सभी अंग किस प्रकार परिवर्तन लाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोहेन ने कमेंट था ये। अथवा अंगों में जो चेंजिंग आती है कैसे कर सकते हैं, अथवा चेंज में सहयोग कैसे देते हैं, जबकि कैसे होते हैं। दूसरा मत था कि प्रकारवाद में कुछ ऐसा भी नहीं है जिसको इतिहास और चेंज के मुद्दे पे काम करने से रोकता हो। तो ये सब वहाँ पे लोगों ने फिर आलोचना के बारे में कहते हैं कि आप प्रभावपूर्ण ढंग से संघर्ष निपटने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ऐसे है सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा जाए, हम तो कहते हैं कि सेफ्टी वाल्व के रूप में एक फंक्शनलिज्म बहुत जबरदस्त है। दीपावली में एक मैं बताऊं कि दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो क्या है, वो तो सेफ्टी वाल्व है कि अपने अपने भड़ास को अपने 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 खुशियों का प्रकटीकरण करते हैं। हालांकि उसका एक प्रकार के प्रदूषण के रूप में एक आता है, उसका निगेटिव एस्पेक्ट आता है, लेकिन वो अपने सेफ्टी वाल्व के रूप में बहुत बड़ा काम आता है। दीपावली देखा जाए इसको तो फंक्शनलिज्म के बाद रूप में हम बात करते हैं कि वो अपने अपने जो उनका प्रकटीकरण है खुशियों का, वो पटाखों के रूप में करते हैं। देखा जाए आपस में जो संघर्ष होते हैं वो होली के देखा जाए होली का त्योहार होता है। यहाँ पर होली त्योहार में जो आपस में संघर्ष होता है, लेकिन होली में माना जाता है सब कुछ भुला करके आपस में लोग गले मिल लें और संघर्षों को भूल जाए, आम सहमति बना लेते हैं। तो ये क्या जाए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। तो ये जो फेस्टिव सीजन होते हैं उन लोगों ने अध्ययन नहीं कर पाए। होली का अध्ययन अगर देखा जाए सोशियोलॉजी में, तो फंक्शनलिज्म का बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। आप रंग लगाना, उनको अपने जो बहुत चीजें मन में दबी हुई चीजें होती हैं, कक्षाएं होती हैं, होली के रूप में भिन्न रंग लगा के अन्न और खेलने में और गाने में और दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने में सब निकल जाता है और सब संघर्ष निकल जाता है। फिर उनके अंदर एक समन्वय की भावना, एक सौहार्द की भावना आ जाती है। तो ये लोग अध्ययन नहीं कर पाए इसका। और इसको अगर देखा जाए तो विभिन्न का जो फेस्टिव सीजन है उसमें अगर इंटीग्रेशन के रूप में अगर देखा जाए, समन्वय के रूप में देखा जाए, सामंजस्य के रूप में देखा जाए, अनुकूलन के रूप में देखा जाए, तो हमको लगता है कि फंक्शनलिज्म का बहुत बड़ा ये दृष्टिकोण है और अभी भी चलता आया है इस चीज के लिए। और कुछ भी समाज में बड़े पैमाने पे बदलाव आया है, उसकी व्याख्या भी की गई है और उसकी आलोचना भी की है। कामचकवाद खेम दोनों ही मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा के आलोचक भी थे, इसीलिए उन्होंने आलोचक थे। देखा जाए कि सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, सोशल डायनामिक्स अगस्त क्रांति बात करते हैं, दोनों बात करते हैं कि ऑर्डर भी है और चेंज भी है, दोनों जगह है, तो दोनों की बात करते हैं। काम्पटन ने कहा कि समाज एकदम विकसित हो गया था, क्यों देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति और क्रांति को जो हुई तो चेंज तो आया, लेकिन वो क्या हुआ कि फंक्शनलिज्म ये ध्यान देते हैं कि समाज में प्रगति में बड़ा सहयोग हुआ और चेंज के माध्यम से प्रगति में बहुत ध्यान दिया। फिर हम आते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड के शब्दों में समाज भविष्योन्मुख आधुनिक समाजों की तुलना में विगतोन्मुख माने इतिहासोन्मुख थे। देखा जाए उन्होंने कहा कि विगतोन्मुख समाज अपने परंपरा पर अपने अभिमान करते थे, सम्मान करते थे, गर्व करते थे, जो उनके लिए अति पवित्र था, वे इसी रूप में बनाए रखना चाहते, जैसे मैंने भी चर्चा किया। तो चूंकि प्रकारवाद संघर्ष अव्यवस्था और परिवर्तन के मुद्दों पर काम नहीं करता है, लोग कहते हैं, हम कहते हैं पुनः के प्रकारवाद संघर्षों के समाधान में बहुत ही उपयोगी होता है। मैं पुनः कहता हूं इसके लिए, अभी मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की फेस्टिव सीजन है, विभिन्न प्रकार की जो अध्यात्म है, भारतीय अध्यात्म है, वो फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण से सभी प्रकार के संघर्षों का समाधान निकालता है। अध्यात्म से समाधान होता है। अनेक समालोचकों ने यह पाया कि प्रकारवाद का पूर्वाग्रही रूढ़वादी है, प्रग्रह जो है पूर्वाग्रही है और रूढ़वादी है। प्रकारवाद की अपने समालोचना मूल्यांकन में गोल्डन ने कहा कि प्रकारवादियों में से अग्रणी प्रकारवादी पासेंस के लिए एक आधा भरा गिलास आधा खाली होने के बजाय आधा भरा हुआ था। जब एक कहते हैं कि जब गिलास का कंसेप्ट होता है कि आधा ये भरा हुआ, आधा गिलास पानी है, तो मैं आधा गिलास भरा हुआ है, तो कहते हैं तो लोग जो निगेटिव दृष्टिकोण के होंगे, जो फंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण होंगे, नहीं तो ये आधा भरा नहीं गया, आधा खाली ही है। लेकिन फंक्शनल दृष्टिकोण कह रहे हैं कि आधा ये भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। इससे प्रयोग हो सकता है कि मान लीजिए कि ये पानी का वेस्टेज आजकल होता है, तो पानी की वेस्टेज में लोग आधा गिलास पानी देते हैं, तो जो निगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं कहते हैं देखिए आधा गिलास पानी दिया। लेकिन जो पॉजिटिव दृष्टिकोण से जो पर्यावरणवादी हैं, तो पर्यावरणवादी कहेंगे नहीं आधा गिलास ठीक किया,
आवश्यकता पड़ेगी पुनः आधा गिलास पानी हम पी लेंगे। ये सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट जो है कि उतना ही लिया जाए जितना उपयोग हो सके। गिलास को आधा खाली जो मानेंगे वो नकारात्मक पक्ष को मानेंगे, और जो मानेंगे आधा आधा बहुत अच्छा किया कि आधा ही दिया, हो सकता है प्यास कितनी है, अगर प्यास अधिक होगी हम ले लेंगे, प्यास नहीं होगी आधा गिलास पानी पी लेंगे, पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक नेता ने कहा कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे आधी जनता तो मूर्ख है। जनता ने कहा कि देखिए तो बहुत बड़ा गलत नेता है, अपना शब्द वापस लीजिए आप, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। और उनके प्रति विद्रोह जैसा भावना हो गई। तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि जनता में विद्रोह हो रहा है। तो कहने का नहीं, आधी जनता, उन्होंने कहा मैं अपना वापस लेता हूँ कि आधी जनता यहाँ मूर्ख नहीं है। अगर फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधी जनता मूर्ख नहीं है, और अगर नेगेटिव दृष्टि का आधी जनता मूर्ख है। तो ये दो दृष्टि कर देखा जाए, दृष्टि का भाव है कि दृष्टि कैसी है एक विश्लेषण करने की, उसके ऊपर है। अगर फंक्शनलिज्म को दृष्टि है कि अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण है, फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण है, तो किसी व्यवस्था को सकारात्मक लेते हैं, किसी व्यक्तित्व में हम सकारात्मक पक्ष लेते हैं और किसी के हम नेगेटिव पक्ष लेते हैं। तो जहाँ संघर्ष का पक्ष है वो निश्चित नेगेटिव पक्ष में मानता हूँ, और नेगेटिव दृष्टिकोण से आदमी को शांति, सुकून, आनंद नहीं मिल सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आनंद मिल सकता है, जिसका बौद्धिक विकास और मानसिक विकास हो चुका है, जिसका मनोमय कोष ठीक है और जिसका विज्ञान में कोष ठीक है, वो फंक्शनलिस्ट को उपयोगी मानेगा। और जिसका मनोमय कोष गड़बड़ होगा, जिसके विज्ञान में कोष गड़बड़ होगा, निश्चित रूप से जिसका मनोमय कोष गड़बड़ होगा, जिसका प्राणमय कोष गड़बड़ होगा, जिसका अन्नमय कोष गड़बड़ होगा, निश्चित रूप से वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को अपनाता है। लेकिन अगर जिसका अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष अच्छा होगा, वो फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण को अपनाएगा वो। तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका बहुत अच्छा उल्लेख है, उसको उल्लेख हम करना चाहेंगे कि हम कौन सा दृष्टिकोण लेते हैं। जैसे अगर हमारा प्राणमय कोष ठीक है, अन्नमय कोष ठीक है, प्राणमय कोष ठीक है, मन अच्छा है, तो हम चीज को अच्छी दृष्टि से लेंगे, अच्छे वैचारिकी से लेंगे उसको। फिर हम देखा जाए तो प्रकारवाद की कुछ महत्वपूर्ण क्रिया, विधिक और तार्किक आलोचनाएं भी की गई थी। प्रकारवादियों की मान्यता है कि एक ऐसा एकल सिद्धांत है इसका सभी परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। अभी मैंने कहा, सब लोगों इनके जो आलोचक थे कहेंगे भ्रम है तो, कि जो मानस मैंने कहा, पुनः हमने कहा कि इसका मनोमय कोष नहीं ठीक हुआ, वो आलोचना ही करेगा सदैव, वो अभिशाप ही देगा, वो तुलना ही करेगा वहां पर। तो जो एक तुलना है हर समय, ये जो तुलना है, जो किसी को अभिशाप देना है, किसी का जो क्रिटिसिज्म हर समय है, वो निश्चित रूप से वो फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण के अगेंस्ट ही रहेगा। वो कंपेरिजन करना, क्रिटिसाइज करना, कर्ज करना, ये सब क्या है, ये दूसरी चीज। और जो कंस्पिक्यूअस कंजप्शन की बात की जाती है, पूरा में आते हैं, जो कंस्पिक्यूअस कंजप्शन की बात की जाती है, तो वो कंस्पिक्यूअस कंजप्शन भी इसमें आता है। तो दिखावे का उपभोग जब आप करेंगे तो उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, उसके नकारात्मक पक्ष है, दोनों पक्ष हैं। हम कौन सा पक्ष लेते हैं? जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच लेंगे, कहें कि ये जितना बजट होना चाहिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कहता फंक्शनलिज्म कहता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतने पैर फैलाइए, नंगे न हो जाइए, ये फंक्शनलिस्ट कहता है। तो ये फंक्शनलिज्म तो बहुत उपयोगी समाज के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी पक्ष रहा है इनका। वाटर गोल्ड चिमिट ने एक उपागम के पक्ष में तर्क दिया कि जिन्होंने तुलनात्मक प्रकारवाद कहा, उन्होंने इस उपागम के अनुसार प्रकार एक सार्वभौमिकता है जिसकी प्रतिक्रिया संस्थाओं में होती है। सभी संस्कृतियों को इन प्रकारों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन प्रकारों को पूरा करने वाली संस्थाओं में एक से दूसरे समाज में अंतर पाया जाता है। तो ये क्या है, तुलनात्मक प्रकारवाद की बात किया गोल्डस्मिथ ने। तो प्रकारवाद की एक महत्वपूर्ण समालोचना यह भी है कि वह स्वयं में स्वदेशवादी है, अर्थात इसमें व्याख्याएं उद्देश्य एवं लक्ष्यों के रूप में दी गई हैं। इसके संदर्भ में टर्नर और मैस्की की प्रस्तुति थी कि स्वदेशवाद स्वयं में एक समस्या नहीं है, वास्तव में सामाजिक सिद्धांत को समाज और इसके घटक अंगों के बीच स्वदेशवादी पर विचार करना चाहिए। लिट्ज ने 2000 में इसको उनके राइटिंग में मिलता है। प्रकारवाद की भूमिका में स्पष्ट
को स्पष्ट करने की आलोचना की जाती है कि जो अस्पष्ट है उसको सुस्पष्ट में सक्षम नहीं है। तो कहा कि तर्क ज्ञान के लिए पुनरुक्ति तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि धर्म का अस्तित्व है तो इसे प्रकारात्मक होना चाहिए, अन्यथा इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके कार्य को सामाजिक एकात्मकता के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना समाज जीवित नहीं रह पाएगा। अनेक समालोचकों ने इंगित किया कि प्रकारवाद गोली अथवा चक्रीय तर्कबोध से ग्रस्त होता है। वर्तमान में संस्थानों के आधार पर आवश्यकताओं को अभिगृहित किया जाता है, इसके बदले में जिनका प्रयोग अपने अस्तित्व को व्यक्त करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए सामाजिक वास्तविकता के रूप में समाज श्रम विभाजन की व्याख्या करता है और इसके बदले में श्रम विभाजन में एकात्मकता को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। यहाँ पर जो बात घट रही है यह है कि संपूर्णता को इसके अंग के रूप में परिभाषित किया जा रहा है और इसके बाद अंगों को समग्र रूप में परिभाषित किया जा रहा है। क्योंकि एक को दूसरे के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, वास्तव में इनमें से किसी को भी ना तो समग्र न इसके अंगों को परिभाषित नहीं किया जा रहा है। तो कहते हैं कि रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति की जा रही है। टाटोलॉजी टेलियोलॉजी की बात यहाँ उठती है, टाटोलॉजी की बात उठती है यहाँ पर। तो ये नहीं कहते हैं वही यहाँ से स्पष्ट देखा जाए जो आप आलोचना करने वाले हैं, आलोचना वाले तो आलोचना यही करेंगे। ये रिपीट हो रहा है, टाटोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन हम यूनिट को जो विभाजन अपना अपना योगदान दे रहे हैं, एक समग्र के रूप में काम कर रहे हैं, संपूर्णता के रूप में काम कर रहे हैं, तो रिपीट कैसा होता है? एक समग्र के रूप में, बाद में समग्र के रूप में काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने पुनः कहा कि मकान बनवाने में विभिन्न प्रकार की श्रम लगता है और श्रम लगा करके मकान पूरा तैयार होता है, तो रिपीट कहाँ हो रहा है? ये तो संपूर्णता का भाग ही है वो। तो इसको लेकर वाद विवाद होता रहता है कि बार बार में रिपीट करते हैं। वहाँ रिपीट की बात नहीं है, वहाँ तो समग्रता की बात है, वहाँ पे संपूर्णता की बात है। और जो यूनिट श्रम विभाजन के रूप में जो हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी जैसा दुर्खिम ने कहा है, उस दुर्खिम के अगर उनके दृष्टि में लाया जाए तो ये तो एकता के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, समाज में समन्वय के लिए, प्रगति के लिए बहुत आवश्यक होता है कि अपने अपने जो काम दिए गए हैं लोग उसमें विशिष्टता हासिल किए हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में देखा जाए तो विशिष्टता के नाते क्वालिटी एक जुट करके एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से संपूर्णता स्थिति में ले आते हैं। कम समय में एक बड़े से उद्देश्य को, एक संपूर्णता को पा लेते हैं। ये तो अगर देखा जाए फंक्शनल दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है। अब उसमें विभिन्न जो संघर्षवादी उपागम के लोग हैं उसमें कहते हैं आपस में कहेंगे कि जितने भी लोग बने हुए हैं उनमें समन्वय नहीं होता है, और जब समन्वय नहीं होता है तो उनका संपूर्णता में कमी आ जाती है और बाद में नुकसानदायक होता है। ऐसे ही समाज के ऊपर लागू करते हैं लोग। हम आते हैं फिर न्यू फंक्शनलिज्म के रूप में आते हैं और हमको लगता है कि इस पे आना ही आवश्यक था इसके पहले, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को इसके पहले भी जो था मंगल को उसमें कुछ चर्चा हुई थी। मैं इस पे आता हूँ। पार्सन्स के जो उन्होंने राइटिंग्स थी उसके पहले जर्मनी और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर उत्पन्न हुई होने से नव प्रकारवाद का उद्भव हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकारवाद के समय के माप पर सही उतरने वाले कुछ पहलुओं को विलय ऐसे अपने प्रतिमानों से करना था जिन्होंने समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्यों को अच्छी तरह से विकसित किया। तो इसमें क्या था? उसमें सहमति और संघर्ष, संतुलन और परिवर्तन, सामूहिकता और व्यक्तिगतता से निपटा जा सके। अब भाई दो पक्ष हैं जीवन के, जैसा कि रॉबर्ट के मैटन ने बहुत अच्छा से डिफाइन किया है पैटर्न वेरिएबल को, प्रतिमांचल को। एक आधुनिक समाज की स्थिति की चर्चा करती है, बौद्धिकवाद की चर्चा करती है, एक ट्रेडिशनल की चर्चा करती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी चर्चा करती है। तो डाइकोटोमी तो जीवन में हर पक्ष में होता है। इस सिक्के को दो पहलू हर समय होते हैं और दोनों पहलू आवश्यक होते हैं। दोनों पहलू साथ साथ में चलते हैं, अलग नहीं कर सकते उनको हम। तो संतुलन भी होता है, परिवर्तन भी होता है। कहीं पे सामूहिकता भी आती है, कहीं के व्यक्तिगत विषय भी आते हैं, कहीं कहीं पे सहमति भी होती है, कहीं कहीं मतभेद भी होता है। तो जर्मनी में नव प्रकारवाद से जुड़े विद्वानों में निकोलस लोहमन और जुर्गन प्रसिद्ध थे। उन्होंने शुरू में आधुनिक समाजों में सामाजिक अभियांत्रिक सिद्धांत के साथ सहयोग किया। हमने पुनः कहने मैकेनिकल सिद्धांत के साथ प्रयोग किया, लेकिन बाद में इन्होंने अलग से काम किया। यद्यपि लोहमन औपचारिक रूप से विधि में
स्कॉलर थे, लेकिन वे समाजशास्त्र के विद्यार्थी उसके पहले साथ-साथ रहे हैं। 1960 में उन्होंने एक वर्ष हार्वर्ड में बिताया, उन्होंने पार्सन्स से मिलने का अवसर मिला, उन्होंने एक ऐसे समाजशास्त्री उपागम का विकास किया जिसमें सामान्य सोशल सिस्टम सिद्धांत के साथ-साथ पार्सन्स के स्ट्रक्चर फंक्शनल के कुछ पहलुओं को भी शामिल किया गया। उन्होंने अपने संज्ञानात्मक जीव विज्ञान और साइबरनेटिक जो थ्योरी थी उनकी पार्सन्स की संकल्पना का समावेश भी किया उन्होंने। साइबरनेटिक सिस्टम का उन्होंने किया जो कंट्रोल मैकेनिज्म है। साइबरनेटिक सिस्टम पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये पूरा फंक्शनल एस्पेक्टिव है साइबरनेटिक थ्योरी की। हालांकि वे ठोस व्यक्ति के देखा जाए तो व्यक्तियों के पास जो पार्सन से सहमत कई जगह नहीं थे कि उपलब्ध विकल्प के बारे में, उनसे व्यक्तियों के पास जो उपलब्ध विकल्प होते हैं उनके बारे में सहमत नहीं थे। पार्सन्स ने मूल्य आम सहमति पर बल दिया है और यह विश्वास व्यक्त किया कि चूंकि सामाजिक प्रणाली व्यक्तिगत प्रणाली को प्रभावित करती है, इसलिए व्यक्ति के पास सामाजिक संबंधों और व्यवहार के लिए उपलब्ध विकल्प सीमित होते हैं। लेकिन लोहमैन की यह सोच सही नहीं, लोगों की सोच नहीं थी कि उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक प्रणाली से बाहर कर समाज में रखा। ये सामाजिक परिवेश कहा जाता है जो अत्यधिक जटिल एवं कम प्रतिबद्धात्मक होता है या लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, विशेष रूप से या अतार्किक और अनैतिक व्यवहार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये कहते हैं ना कि यहाँ डेविएशन की बात करते हैं, अनैतिक बात की करते हैं, नॉन लॉजिकल की बात करते हैं कि वह भी चलता रहता वहां पर। निश्चित रूप से व्यक्ति जो होता है, सुख और दुख अपने यहाँ कहा गया है कि सुख दुख है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। देखिए कॉन्सेप्ट सनातन पहले से है कि जो है वो दोनों साथ जुड़ा हुआ है। हानि भी है, किसी चीज को होने से उसका यश मिल जाता है, उसी चीज करने से अपयश मिल जाता है। स्थितियों की व्याख्या की जाए, व्यक्तिगत अप्रोच की बात की जाए, वहां घटनाओं की बात की जाए, समस्या की बात की जाए तो वो निकल के आता है। वो स्थितियों की व्याख्या करने के बाद भी समझ में आता है। अब्राहमसन का कहना है कि यदि लोहमन ने पर्सन्स को छोड़कर मूल्य आम सहमति की संकल्पना की, समस्या की खोज की, तो हबरमास तो पर्सन्स की तरफ जा सकता है। हबरमास ने अपने प्रारंभिक लेखों में पर्सन्स की आलोचना की है। उसके बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व प्रणाली को स्थान दिया। कल्चरल, सोशल एंड पर्सनालिटी सिस्टम को उन्होंने स्थान दिया, जो पहले ही टालकर पार्सन्स ने चीजों को पहले ही व्याख्या किया था। एजिल पैराडाइम के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पूरा उन्होंने पहले ही चर्चा इसको किया था। आलोचना करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन एजिल पैराडाइम जो था उनका, ये कंप्लीट व्याख्या कर रही थी। वो पर्सनालिटी सिस्टम की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करता है, सोशल एस्पेक्ट की बात करता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता है, सोशल बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करता है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है। वो सभी सिस्टम की बात करते हैं। अगर सोशल सिस्टम में ले आया जाए तो एजिल पैराडाइम की बहुत बड़ा इनका योगदान था। वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट के रूप में कहते हैं कि अगर एजिल पैराडाइम है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। पहले वो स्पष्ट करते हैं, बाद में हालांकि इन्होंने बाद में सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रणाली को अलग से इन्होंने डिफाइन किया। इन प्रणालियों के बीच के संबंध में पार्सन्स के दृष्टिकोण के समरूप उन्होंने ही डेवलप किया। उन्होंने पार्सन्स की स्वनियामक प्रणाली का संकल्पना को स्थान दिया, जिसका उदय समाज के जटिल होने पर हुआ। इसके परिणाम स्वरूप स्ट्रक्चरल सिस्टम्स देखा जाए तो जीवित विश्व से पृथक हुए हैं, अर्थात संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व के बारे में अनुभव करने, संचार के लिए इसी विषय पे उन्हें अंतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विषय, उन्होंने इस पे काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नवजागरण हुआ उसका भी देखा जाए तो हमको लगता है कि अमेरिका में नव प्रकारवाद के प्रमुख वक्ता जेफरे अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी हैं। 1985 में प्रकाशित उनके संयुक्त प्रकाशन में उन्होंने नियो फंक्शनलिज्म को ऐसे प्रकारात्मक सिद्धांत की स्वसमीक्षक लड़ी के रूप में परिभाषित किया जो इसके सैद्धांतिक मूल को बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र को व्यापक उन्होंने दृष्टिकोण प्रदान किया। नव प्रकारवाद के शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल की कठिनाइयां, जो समस्याएं तो दूर कर इसका विस्तार करने का प्रयास किया। स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऐसी एकल और सबको साथ लेकर चलने वाली संकल्पनात्मक योजना की कल्पना करता है जो प्रत्येक समय सभी समाजों पर लागू होता है। तुलना के आधार पर नव प्रकारवाद मुक्ति संगठन पैकेज है, मुक्त संगठन जो कि समान तर्क के इर्द गिर्द निर्मित है।
इसने बहुत ही से स्वायत्त और अप्रसार और परिवर्तनों को अपने में समेटा हुआ है, जो विविध स्तरों पर और विविध अनुभविक संदर्भों में काम करता है। हम आते हैं नौ प्रकारवाद, ऐसी समस्याएं जिन्हें वो कहता है हम कंट्रोल करते हैं। नौ प्रकारवाद जिन समस्याओं पर कंट्रोल करने की पाने की नौ नौ प्रकारवाद में जिन समस्याओं पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वे हैं व्यक्तिवाद विरोधी, परिवर्तन के प्रति दोष द्वेष, रूढ़िवाद, आदर्शवाद और अनुभविक विरोधी पक्षपात। तो व्यक्तिवादी विरोधी क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल में अप्रोच में व्यक्ति विशेष निष्क्रिय है, बताते हैं। इसमें सृजनात्मकता का अभाव है और साधारण शब्दों में वह ऐसे सामाजिक तत्वों का उत्पाद करते हैं, तक शक्तियों का उपयोग उत्पाद करते हैं, जिनकी ना तो वह जांच करता है ना उन्हें नियंत्रित करता है। एक पहला उन्होंने कहा, नौ प्रकारवाद में इन्होंने उठाया सवाल। दूसरा, परिवर्तन के प्रति द्वेष, कहते हैं कि इसके प्रति उनका वो जो है अगेंस्ट है, इसके विरुद्ध है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल बदलाव की बजाय सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है। सामाजिक प्रकार बदलाव चेंज कहते हैं, चेंज की व्यवस्था नहीं करते हैं इसमें केवल सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसी के ऊपर ही बल देता है। कहते हैं रूढ़वादी है, रूढ़वादी में ऐसे पद्धति व्यवहारों को पुष्टि देने में दिशा में काम किया है जिनमें असमानता, शोषण, उत्पीड़न की पुष्टि शामिल है। इसमें कहते हैं कि इसमें सब बना हुआ था, लेकिन कहता है कि इस व्यवस्था बनी हुई है। इस कहते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच मेक्स एन एडेप्टेशन इन गिवन सिस्टम, बताता है वो। तो कहता है फंक्शनलिज्म का बात करता है। तो लेकिन कहते हैं कि ये इसी चलाता है, लेकिन शोषण की बात नहीं करता, ये असमानता की बात नहीं करता है। इसमें सब कुछ में शामिल है, लेकिन उसको चर्चा नहीं करता वो, क्योंकि वो समन्वय की बात करता है। समाज को कहता है कि जो भी कुछ लोग करते हैं वो समाज में अनुकूलन ही स्थापित करता है। तो ये फंक्शन ही है। आदर्शवाद की बात करता है कि इसमें आदर्श समाज की बात करेगा, आदर्श समाज की दृष्टि से विचार करता है। सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, स्थिर है। और मैं कहता हूँ पुनः कि बौद्धिक विकास के क्रम में फंक्शनलिज्म कहाँ फेल है। लोग बौद्धिक विकास के क्रम में नए नवनिवेश करते हैं, नए टेक्नोलॉजी आती है, उससे प्रगति आती है, उससे नए प्रकार के। अब फेस्टिव सीजन में एग्जाम्पल दें आप, ये दीपावली का कहते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत है। मैं एग्जाम्पल दूं, करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ के व्रत में आया कि ये जो है बहुत ही महिलाओं का शोषण है, ये कहेंगे महिलाओं का बड़ा शोषण है, बड़ी समस्या है। यहाँ पे ये पक्ष नहीं देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, अगर वो उनके लिए व्रत होते हैं तो पति भी उनके लिए उस दिन उनके विभिन्न प्रकार की उनकी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये क्या है? फंक्शनलिज्म कितना बड़ा दृष्टिकोण है। लेकिन अगर देखा जाए तो नियो फंक्शनलिज्म की बात किया जाए और संघर्षवादी सिद्धांत किया जाए कि पुरुष से क्या है, ये शोषण की व्यवस्था है कि महिलाओं बिना जल लिए, बिना पानी लिए और उन्होंने केवल पति की पूजा करते हैं। ये माना गया कि पहले सिस्टम में, पैट्रियार्कल सिस्टम में ये था कि पत्नी घर पे काम करेंगी, डिवीजन ऑफ लेबर में, अपना घर की व्यवस्था में उनके पास भावनात्मक क्षमता अधिक है, संवेदनात्मक क्षमता अलग है, सहन क्षमता अधिक है। वो व्यक्तित्व विकास, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में, घर की व्यवस्था में, अनुशासन में महिलाओं का सबसे अधिक योगदान है। पूरा कहता हूँ 90% योगदान है घर के निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में। और पुरुष संघर्ष करके उनके पास फिजिकल लेबर अधिक होता है, बाहर निकलने में, वो बाहर निकल करके वो अपना आय करेंगे और उनकी सम्मान की रक्षा करेंगे, साथ में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो अगर करवा चौथ व्रत में पति के लिए निराजल व्रत अगर है भैया, उसके बदले में उनके पति जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके प्रति समर्पण और सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, तो ये फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण है। लेकिन अगर देखा जाए तो नियो फंक्शनलिज्म में देखेंगे या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य में दूसरे में देखेंगे तो कहेंगे असमानता है, शोषण है, उत्पीड़न है। ये देखा जाए तो ये नियो फंक्शनलिज्म ये भारतीय दृष्टि से, भारतीय परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल फेल है यहाँ पर समझने में। आदर्शवाद की बात करते हैं तो आदर्शवाद तो एक ऐसा आइडियल स्टेट है जहां से हम तुलना करते हैं कि ये ठीक है, नहीं ठीक है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। इसका एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में हम देखते हैं। अगर एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में हम देखते हैं तो दूसरे में तुलना करते हैं कि भाई नहीं ठीक है, ठीक है, हम इसको करके अगर या डेविएशन है इसको ठीक कर लेना चाहिए, ये तो अच्छा है, ये तो व्यवस्था के लिए अच्छा है,
इसको समाहित तो किया ही है उसने। ये कहते हैं कि हम अनुभविक है ही नहीं है ये। पुनः मैं कहता हूँ कि अनुभविक क्यों नहीं है यार? जाके देख सकते हैं एक घर के सिस्टम में, एक संस्थाओं के सिस्टम में, एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के सिस्टम में सभी यूनिट अपने-अपना योगदान देती हैं, तो विश्वविद्यालय एक प्लस पाता है। नैक जब होता है आप देखते हैं, नैक में पूरे विश्वविद्यालय की पूरी सिस्टम लग जाती हैं। तो नैक क्या अगर देखा जाए विश्वविद्यालय पूरा सिस्टम अपना योगदान देकर ए प्लस भी पा सकती हैं। कुछ में देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे लीडरशिप की बात यहाँ नहीं की गई, जहाँ लीडरशिप जैसी होती है, वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। लीडरशिप कैसी है? अगर करिश्मेटिक लीडरशिप है, उसके प्रति निष्ठा है, विचक्षण शक्ति है, तो वहाँ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। जहाँ लीडरशिप वीक होगी, करप्ट होगी, जहाँ पे बेईमान होगी और जहाँ पे त्यागी नहीं होगी, जहाँ पे संयमी नहीं होंगे, जहाँ भोगवादी होंगे, अधिनायकवादी होंगे, भोगवादी होंगे, वहाँ पे करप्ट होंगे, जहाँ पे लीडरशिप करप्ट होगी, वहाँ पे हम मानते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव वहाँ फेल है। तो इस दृष्टि से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। नव प्रकारवाद के बुनियादी अभिविन्यासों को रेखांकित किया सकता है। नव प्रकारवादी समाज के व्याख्यात्मक प्रारूप के आधार पर काम करता है। इसके लिए समाज में कुछ ऐसे मूल तत्व का समावेश है जो कि निरंतर अन्य तत्वों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक साथ मिलकर प्रतिमान गठित करते हैं। इस प्रतिमान के कारण समाज अपने पर्यावरण से अलग हो जाता है, जिसके साथ उसकी अंतहीन अंतःक्रिया है। पद्धति के भाग सांकेतिक रूप से संबद्ध हैं, अर्थात एक दूसरे को योगदान दे रहा है। हालांकि कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिनकी अंतःक्रिया को निर्धारित करती हो। सुना कहा जाता है वेदांत सिद्धांत में चले जाते हैं स्वामी विवेकानंद के, आप चले आइए। तो वेदांत सिद्धांत में स्पष्ट वहां दिया गया है कि दैट इज डिटरमाइंड, जो कुछ ताकत शक्तियां है हर सब चीज को डिटरमाइन कर रहा है। वेदांत में सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है। कहते हैं गीता में, ये धर्म अपना काम करते जाइए, अपेक्षा मत करिए। अपना धर्म करते जाइए, अपना काम करते जाइए, अपेक्षा मत करिए। अंतःक्रिया को निश्चित कर रहा है ना, अंतःक्रिया को, अपना एक्शन को निश्चित कर रहा है। जो मेरे बस में, जो मेरा दायित्व है, जो अपने को हम निष्पादित किया जाए, वो मेरे बस में है। जो डिफाइंड है, वो जो डिफाइंड है यहाँ पे, अगर देखा जाए भारतीय दृष्टिकोण से, मैं पुनः कहता हूँ जितने इस प्रकार के जितने भी दृष्टिकोण हैं, ये पश्चिम भौतिकवाद, उपयोगितावाद और विभिन्न व्यक्तिवाद से और स्वच्छंदतावाद से ये उसी से ये बेस्ड है। उससे निकल कर के कभी भारतीय दृष्टिकोण में, पुनः कहता हूँ मैं भारत में का स्टूडेंट हूँ, भारतीय दृष्टि से मैं देखता हूँ, तो भारतीय दृष्टि के जितने भी इन लोगों ने सिद्धांत इन लोगों डेवलप किया, भारतीय दृष्टि से भारतीय जो सामाजिक वास्तविकता है, इन दृष्टिकोण से बिल्कुल फेल है, बिल्कुल असफल है। और इन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम पूरे एक व्यापक दृष्टि से एक ग्लोबल सिद्धांत हम नहीं कहेंगे इसको। नौ प्रकारवाद कार्य एवं व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करता है, एक्शन और सिस्टम की बात करता है। अतः एजेंडा के अनुसार ये संकल्पनाएं समाजशास्त्री विवाद की सही धारणा के गठित करती हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल की सामाजिक संरचनाओं एवं संस्कृति में व्यवस्था के विभिन्न स्रोतों पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति देखा जाए उनकी है। तो यह सूक्ष्म स्तर की क्रियाओं की ओर कम ध्यान देता है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर की जाती हैं। अपने विश्लेषण में नौ प्रकारवाद में तर्क एवं अभिव्यंजक क्रियाओं का समावेश है। हाँ, यह उस दृष्टि से अलग है कि मानवीय क्रियाएं केवल तर्कसंगत, लाभ उन्मुख, लाभप्रद सोच और वैज्ञानिक है। संस्कृति का एक मुख्य प्रकार है कि यह लोगों खुद को स्वयं को कभी-कभी सौंदर्यप्रद ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देता है। उन्होंने एक देखा जी, ये अगर देखा जाए तो एक लॉलीपॉप टाइप का सिद्धांत इन्होंने डेवलप करने का कोशिश किया है। अगर स्ट्रक्चर फंक्शन की दृष्टि से देखा, नौ प्रकार का आता है कि इंटीग्रेशन की रुचि रखते हैं, क्योंकि एक्शन सिस्टम की बात करते हैं। जब एक्शन सही होगा तो व्यवस्था सही रहेगी। ये तो पहले ही कहा गया है उसमें स्ट्रक्चर फंक्शन दृष्टिकोण को। लेकिन यह संपादित तथ्य कहता है कि लेकिन यह तथ्य नहीं है कि यह एक सामाजिक संरचना संभावना केवल कहते हैं, कहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म, ये संभावना की बात करते हैं। यह इस बात को मान्यता देती है कि विचलन सर्वव्यापी सामाजिक वास्तविकता में, कहता पुनः दुखी तो पहले कर दिए हैं कि डेविएशन चाहे क्राइम ये सोशल वास्तविकता है, सोशल फैक्ट है। समाज में दोनों पक्ष चलते रहते हैं, समन्वय और विचलन दोनों चलते रहते हैं। अगर समन्वय को स्थान समाज में लोग देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, उनका अवार्ड देते हैं, इसलिए विचलन वहां पे कम होता है। तो वहां से पहले इसकी चर्चा की गई है। लोगों ने फिर अपने जो नियो फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, तो हम कहते हैं अगर नियो फंक्शनलिज्म के लाया जाए तो हमको लगता है जो
जे.एस. टर्नर की बात किया जाए, लोग इनकी बात करते हैं, तो हम जे.एस. टर्नर की बात करते हैं। जे.एस. टर्नर ने बहुत काम किया इसके ऊपर। सभ्य प्रकारवाद में से यह पार्सन्स का ही स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, जो कि बाद के ऐसे विचारकों पर अधिकतम प्रभाव का प्रयोग करता है, अधिकतम प्रभाव पड़ता है, जिनमें कुछ बाद में नव प्रकारवादियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने जिसके पारंपरिक पार्सन्स का जो दृष्टिकोण है, उनकी संस्कृति, सामाजिक एवं व्यक्तित्व सिद्धांतों को स्वीकारा उन्होंने, जो किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये पद्धतियाँ एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त परिवर्तन उत्पन्न होता है जब समय के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तित्व की पद्धतियां बदल जाती हैं। न्यू फंक्शनलिज्म कहता है यह परिवर्तन अनुरूपता एवं सद्भावना के कारण नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद एवं संस्थागत दबावों के उदय होने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा बोलते हैं। नौ प्रकारवाद का भविष्य इस बात की संख्या से घिरा हुआ है कि अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर में व्यक्त किया कि अपने करियर में नव प्रकारवाद अभिविन्यास को अभिवृद्धि किया। उनका कहना है कि इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पार्सन्स सिद्धांत की महत्ता को दर्शाना था। उनका पार्सन्स ने ऐसे सिद्धांत की योजना निर्मित की थी जो कि क्लासिकल सोशियोलॉजी में निहितवाद विरोधों को नियंत्रित करने के लिए सक्षम थी, लेकिन ना तो वह ना ही उसके सहयोगी विद्यार्थी सिद्धांत का पूरा लाभ उठा पाए। अलेक्जेंडर ने अपने उद्देश्य को ऐसी सैद्धांतिक लड़ियों को विकसित करने के रूप में देखा जिसका प्रारंभ पार्सन्स के कार्य से हुई थी। जैसा कि उनकी दृष्टि है कि यह एक साहसिक कार्य में सफल हो गया है और न्यू फंक्शनल लक्ष्य पूरा हो गया है। अलेक्जेंडर उसी को घुमा फिरा करके वही पार्सन्स के ही चीज को उन्होंने डेवलप करते हैं और कुछ उसी में से अब कुछ को लेते हैं, कुछ की आलोचना करते हैं और देखा जाए पूरा पार्सन्स बेस्ड है। बाद में रॉबर्ट के मेर्टन ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था तीनों बिंदु पे, जो पास्टुलेट उनका है, जो उनका तीनों पास्टुलेट है, फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट था अगर फंक्शनलिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों बहुत फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी के रूप में अगर देखा जाए तो हम उसको ठीक से डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शनलिज्म में जो कमियां हैं, केवल उसको हम फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी के रूप में जो क्वेश्चन करके उठाते हैं रॉबर्ट के मेर्टन कि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था दूसरे कामों को भी संपादित कर सकती है वहां पे आवश्यकता पड़ने पर। इसलिए कहते हैं कि फंक्शनल सब्स्टिट्यूट है, फंक्शनल अल्टरनेटिव है, फंक्शनल इक्विवेलेंट है। फिर भी कहते हैं बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे अनुकूलन को भी कम करते हैं, जो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे किसी लिए योग्य नहीं होते हैं, तो नॉन फंक्शन की बात करते हैं। बहुत से ऐसे करते हैं समाज में अनुकूलन उत्पन्न करते हैं, ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो समाज में व्यवस्था बनाते हैं। तो फंक्शनलिज्म का अगर देखा जाए, न्यू फंक्शनलिज्म में ये लोग इनको नाम स्थान देते हैं, लेकिन हम पुनः कहते हैं कि फंक्शनलिज्म में देखा जाए तो रॉबर्ट के मेर्टन पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर ले जाते हैं। जहाँ पे हम लेटेंट फंक्शन की बात करते हैं, प्रकट प्रकार की बात करते हैं, मैनिफेस्ट लेटेंट की बात करते हैं, दोनों को उन्होंने डिफाइन किया। इसलिए बहुत चीजें होती हैं इंटेंडेड होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, बहुत से हमारे एक्शन, बहुत सी होती हैं कि इंटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती हैं, लेकिन समाज में व्यवस्था भी उत्पन्न करती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पहले से रॉबर्ट के मेर्टन ने इस दृष्टि में बहुत से काम किए हैं। उनका अगर देखा जाए योगदान टालकट पार्सन्स के बाद रॉबर्ट के मेर्टन का अगर फंक्शनलिज्म पे योगदान है तो बहुत ही उपयोगी है और उन्होंने प्रत्येक पक्ष को बहुत अच्छे से जिया है। हम पूरा अगर देखा जाए, हमसे अगर बात किया जाए तो न्यू फंक्शनलिस्ट के रूप में रॉबर्ट के मेर्टन को हम जगह देंगे। रॉबर्ट के मेर्टन के जो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में जो उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी के माध्यम में डेवलप किया, इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया, उन्होंने जो थ्योरी किया, उन्होंने फंक्शनलिज्म को जो थ्योरी उन्होंने डेवलप किया, हमको लगता है बहुत ही उपयोगी रहा है। इसको हम मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन के रूप में खूब अच्छे ढंग से हम बता सकते हैं, नॉन फंक्शन के रूप में हम बता सकते हैं। हम विभिन्न जो उनको आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें ला सकते हैं। जितने भी आइटम हैं वो आइटम के माध्यम से उनको हम समझ सकते हैं। जितने मद होते हैं, मद के उनके क्या प्रकार हैं, अप्रकार हैं, उसके भी हम काफ़ी डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी शब्दों को उन्होंने समाहित किया है। हम रॉबर्ट के मेर्टन के निश्चित आभारी हैं कि जिन्होंने एक नई दृष्टि दिया फंक्शनलिज्म को समझने के लिए। तो अलेक्जेंडर का न्यू फंक्शनलिज्म के रूप में एस्टेब्लिश जो उन्होंने, क्योंकि अपने आप को उन्होंने कहा कि हम न्यू फंक्शनलिस्ट हैं, उन्होंने अपने स्वयं स्थापित करने का प्रयास किया। और जे.सी. अलेक्जेंडर की
उनके जो सहयोगी हैं, युवा सहयोगी कॉलोनी से देखा जाए दोनों का योगदान इसमें रहा है। लेकिन पुनः हम कहते हैं कि अलेक्जेंडर की तुलना में रॉबर्ट के मैटन को यदि हम लोग देखा जाए तो हम लोग कहीं बेटर मिलता है। एकीकृत सिद्धांत होने के बजाय नव प्रकारवाद एक प्रवृत्ति है जो कि निम्नलिखित प्रकृतियों से बनी हुई है। भाई संपूर्ण रूप में समाज की मुक्त एवं बहुलवादी व्याख्या करती है। कार्य बनाम संरचना के संदर्भ में एक ऐसा आवंटन जो कि एक्शन और बनाम व्यवस्था के संबंध में देखता है। एकीकरण को एक संभावना के रूप में देखा जाता है। विचलन एवं सामाजिक नियंत्रण विचारित आवश्यकताएं हैं, दोनों है। डेविएशन भी है, सोशल कंट्रोल। फिर मैं कहता हूँ सोशलाइजेशन भी है, सोशल कंट्रोल भी है। उनका सामाजिकरण के रूप में देखा जाए, विचलन की बात करते हैं हम, इंटीग्रेशन की बात अगर देखा जाए तो सोशलाइजेशन भी है। हम सोशलाइजेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ सामाजिक नियंत्रण निहित हो सकता है। व्यक्तित्व, संस्कृति एवं समाज के बीच उन्होंने पहचान बताते हैं कि इसमें हम पहचान कर सकते हैं। और विभेदन जो को सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रमुख ताकत के रूप में उन्हें देखा जाता है। संकल्पना एवं सिद्धांत के विकास को समाजशास्त्रीय विश्लेषण में शामिल सभी स्तरों से अलग रूप में माना जाता है। ये इनका जो है ये इनके पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट के माध्यम से इनको हम समझते हैं। प्रकारवाद को नए रूप देने के लिए अलेक्जेंडर अन्य विचारकों के प्रयासों पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें काफ़ी भिन्नता है, और वो भिन्नता को मैं पुनः आपको अपनी दृष्टि से आपको बताया। हालांकि अलेक्जेंडर सुझाव कि समाजशास्त्र विज्ञान के उत्तर प्रत्यक्षवाद पर आधारित होना चाहिए, पोस्टिज्म के रूप में आधारित होना चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि हम अपने आसपास के विश्व को सैद्धांतिक तथा अनुभविक पूछताछ के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर हम लोग विधि विज्ञान के रूप में अगर चले आते हैं तो हमें काफी हद तक समझ में आ जाएगा। एक दृष्टि प्रत्यक्षवाद का खंडन करता है, इनका जो है प्रत्यक्षवाद खंडन करता है, क्योंकि वह सिद्धांत अनुभविक आंकड़ों तक सीमित करता है। वो कहते हैं जो एम्पिरिकल फैक्ट्स हैं वो नॉन साइंटिफिक हैं। अन्य शब्दों में इसके लिए अनुभविक तथ्यों से सिद्धांत को अलग करके देखा नहीं सकता। प्रत्यक्षवाद अनुभविक परीक्षणों और गैर अनुभविक प्रतिकृतियों के बीच तीव्र अंतर बताता है। गैर अनुभविक प्रतिकृतियां फिलॉसफी और लौकिकता के क्षेत्र को गठित करते हैं, अतः अनुभविक विज्ञान में इन्हें कोई स्थान नहीं मिल सकता। तो हमको इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि सिद्धांत पर अनुभविक शोध की बजाय अन्य सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा, जांच, सत्यापन और इसकी व्याख्या की जा सकती है। अन्य शब्दों में तथ्यों के बजाय एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का हवाला दे सकता है। सिद्धांतों को ऐसे लिया जाता है जैसे कि वे अनुभवजन्य परीक्षणों को दर्शाते हैं। भविष्य में अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर का सोचना है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद के आधार पर महा ग्रैंड थ्योरी बनाई जा सकती है, और मैं पुनः कहता हूँ ग्रैंड थ्योरी की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। माइक्रो थ्योरी की या मिडिल जेनेस थ्योरी की आवश्यकता है, जो कि रॉबर्ट के मैटन ने मिडिल जेनेस थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। हम पुनः कहते हैं कि लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत और अंतःक्रियावादी सिद्धांत के माध्यम से समाज को समझने में हम अधिक सैद्धांतिक, अधिक वैज्ञानिक हो सकते हैं। उस पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।